हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो हम लोग आज के लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हम कुछ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे, हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड मैच द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो भले ही आपका पेपर MCQ बेस्ड आए या ना आए, भले ही सब्जेक्टिव आए या MCQ बेस्ड आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चंस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपका पेपर MCQ बेस्ड आ रहा है तो ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आपको एक बार देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे भी MCQs बन के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बिल्कुल क्लास में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारा है फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट over normal profit, excess of actual profit over normal profit is known as weighted average profit। तो क्या आप इस बात से अग्री करेंगे? हमने हमेशा देखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, उसमें तो हम हर साल के प्रॉफिट को वेट्स देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट करते हैं, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो जो भी एक्सेस है उस एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, एब्सोल्युटली फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। चलिए सेकंड, टू फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल आर। तो कुछ दो फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, अच्छे से काम करती है, केपेबल है, तो गुडविल आपकी ज़्यादा होगी, गुडविल को अफेक्ट करेगी। रिपीटेड कस्टमर्स लीडिंग टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, दस इट लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने देखा है कि अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट हो और जो कस्टमर्स बार बार हमारे ही बिजनेस से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, हमारे ही सेल्स को इंक्रीज करवा रहे हैं, उसके कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और इवेंचुअली हमारा गुडविल का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ये हम बहुत डिटेल में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल वाला हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने बहुत डिटेल में देखे थे। चलिए, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अ फर्म नोन फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड्स इमीडिएट कस्टमर्स लीडिंग टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, दस इट लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अगर कोई फर्म क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे रही है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रही है, तो उससे क्या होगा, उससे उनको इमीडिएट कस्टमर्स मिलेंगे और उससे उनका सेल्स बढ़ेगा और गुडविल की इवेंचुअली वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली ट्रू है, ठीक है। हमने देखा है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी कैसे आपकी गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये आपके 3 स्टेटमेंट्स हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। परचेज्ड गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन हैज नॉट बीन पेड बट इज जनरेटेड ड्यू टू परफॉर्मेंस इन द पास्ट। तो ये तो एब्सोल्युटली गलत है, बल्कि उल्टा हो रहा है। परचेज गुडविल एक्चुअली वो होता है जिसमें आप कंसिडरेशन देते हो, ठीक है, और जिसमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो जनरेट हुई है, आपकी मेहनत के दम पे वो गुडविल जनरेट हुई है, सेल्फ जनरेटेड है, उसको हम सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बच्चों, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ हैज बीन पेड। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। परचेज्ड गुडविल होता है वो तो, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड होता है जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आपने जो जनरेट की है गुडविल, अपनी ब्रांड वैल्यू जो आपने क्रिएट की है, ठीक है, वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा आपका क्या, फॉल्स। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों ये तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड इन्होंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, ये बस उल्टा होता है ना। बट ये फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का कभी नहीं होता। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हम सही चीज डिस्कस कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये बोलते द फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज,
सुपर प्रॉफिट इंटू एनआरआर बाय 100, तब भी ये स्टेटमेंट गलत होता। क्यों? क्योंकि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमारा ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स भी सही आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट, गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट एंड इज नॉट सेलेबल। तो बच्चों दोनों ही बातें गलत बोल दी हैं इसमें। पहली बात, हमने सबसे पहले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट बट नॉट अ फिक्टिशियस असेट। काल्पनिक या इमेजिनरी असेट नहीं है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है लेकिन उसको हम देख या छू नहीं सकते, इसलिए उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल, ना कि फिक्टिशियस। तो ये एब्सोल्युटली गलत है। एंड इज नॉट सेलेबल, अरे भैया अगर उसको नहीं बेच पाते तो परचेज्ड गुडविल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता ना, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज। तो गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स। तो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही फॉर्मूला दिया है इन लोगों ने। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, तो हमने देखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में यही होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करते हैं इंटू 100 बाय एनआरआर करके और उसमें माइनस करते हैं नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए नेक्स्ट, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट मीन्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बच्चों हम लोगों ने, मैं इसलिए आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी मैंने कहा था बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर आपने वो क्लास में ध्यान दिया होगा तो आप ये स्टेटमेंट्स के अपने आप आंसर दे पा रहे होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर परचेज्ड गुडविल है तो उसको हम असेट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, और उस पर अमोर्टाइजेशन भी लगाएंगे। लेकिन क्या कोई मेहनत का मोल होता है? नहीं होता है, हमने डिस्कस किया था। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल मेहनत के कारण होती है और उस मेहनत का आप कभी भी मोल नहीं निकाल सकते, उसका कितना मूल्य होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी वो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम कभी भी कोई वैल्यू नहीं देते और उसको एज असेट नहीं दिखाते। तो हमेशा बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख रहा है वो परचेज्ड गुडविल होगा, ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाएगा कि गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज नॉट सेल्फ जनरेटेड बट इट इज द परचेज्ड गुडविल। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल is not subjective and does not depend on the assessment of the valuer। तो हमने कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में सबसे पहली चीज़ ये देखी थी कि वैल्यू ऑफ गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है एक कंपनी की अगर आप गुडविल आपके लिए अलग हो, आपके फ्रेंड के लिए कुछ अलग वैल्यू हो उस कंपनी की, हो सकता है आप उस कंपनी को ज़्यादा मानते हो या आप उस कंपनी के ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय करते हो, बट आपका फ्रेंड सेम कंपनी से उतने प्रोडक्ट्स नहीं लेता, उसको किसी और कंपनी, किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट्स पसंद है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब्जेक्टिव होगा। कभी भी दो इंसान के लिए एक फर्म का गुडविल सेम नहीं हो सकता, सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से उसकी गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। तो ये भी गलत बोल रहे हैं, तो ये पूरा स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगा? फॉल्स। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। जी बिल्कुल सही जवाब, यही स्टेटमेंट का मुझे इंतजार था। ठीक है, तो हमने सबसे पहला स्टेटमेंट जो पढ़ा था उसको उन्होंने सुधार दिया कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट से जितना भी एक्सेस हमने कमाया है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जो उस इंडस्ट्री में जो नॉर्मली सपोज 1 लाख कमा रहे होते बाकी कंपनीज, लेकिन हमारी कंपनी ने 1,20,000 कमा लिया, तो मतलब आपने जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया है वो क्या हो जाएगा? वो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। नेक्स्ट, गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो गुडविल को हम वैल्यू करते हैं जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। ठीक है, हमने देखा था, हमने नीड फॉर वैल्यूएशन देखा था, उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस देखी थी, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बट उसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का नहीं था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड मींस एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो हमने देखा है गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है?
गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP, तो बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, ट्रू स्टेटमेंट है ये, उन्होंने फॉर्मूला को ही डिस्क्राइब कर दिया है बेसिकली। चलिए, परचेज्ड गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस, तो अगर कोई नया बिजनेस आप खोल रहे हो तो क्या कोई परचेज गुडविल अराइज हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स है। तो इस तरह के बच्चों कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो। चलिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड टू वैल्यू गुडविल बाय डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन्स एंड एडिंग एबनॉर्मल लॉसेज। तो उन्होंने क्या बोला है कि नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमें गुडविल निकालनी होती है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट में हम एबनॉर्मल गेन्स जो हमारे उसमें मिले हुए हैं उसको माइनस करते हैं, और एबनॉर्मल लॉसेज जो हमने डेबिट करके रखे हैं उसको वापस से ऐड बैक करते हैं। तो बिल्कुल यही करते हैं। हमने देखा था कि हमें हमारे खाने लायक पोहे के लिए हम उसमें से मूंगफली और धनिया का इफेक्ट देते हैं और फिर हमारे पोहे खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बस वही वाली बात उन्होंने कह दी है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा तभी निकलता है, प्योर जो प्रॉफिट होता है, जब हम एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल लॉसेस का इफेक्ट लेते हैं, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है। चलिए नेक्स्ट, गुडविल हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू बीइंग एन इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि उसको अगर एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू हो जाएगा। कंटिन्यूसली इनकरिंग लॉसेस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर अब कोई कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस पे लॉसेस कर रही है तो क्या उसकी गुडविल बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उसकी गुडविल कब बढ़ेगी? अगर वो प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स करे, उसका अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तभी उसकी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाएगा। आया समझ में? तो ये ट्रू एंड फॉल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार ट्रू एंड फॉल्स सारे क्वेश्चंस रिव्यू कर लो और कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। पहला है गुडविल इज एन डैश एसेट। तो ये हम सबको पता है गुडविल क्या होता है, एक इनटेंजिबल एसेट होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, और टेंजिबल एसेट क्या होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग डैश दैन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल हमको हेल्प करता है कि हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट है उनसे ज़्यादा हम अर्न करें, उनसे हायर अर्न करें। ठीक है, तो गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग हायर दैन नॉर्मल प्रॉफिट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज डैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकग्नाइज्ड और शोन। ठीक है, कभी भी हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकग्नाइज नहीं करते, ना ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत से जनरेट की हुई गुडविल है जिसका आप कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, और जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, परचेज्ड गुडविल इज डैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो परचेज्ड गुडविल को क्या करते हो? रिकग्नाइज करते हो, क्योंकि वो आपने खरीदी हुई गुडविल है। ठीक है, किसी और की गुडविल थी जिसको आपने खरीदा है, तो परचेज्ड गुडविल इज रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ, अब गुडविल क्या होती है? तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म in respect of profits expected in future over and above the normal profits। तो गुडविल कुछ नहीं बल्कि वैल्यू है एक फर्म की रेप्यूटेशन की, और इन रिस्पेक्ट ऑफ उसने जो प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रही हो फ्यूचर में, जो बाकी लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे उनसे कितना ज़्यादा में कमाएगी, बेसिकली वो है गुडविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज एन डैश जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है। ठीक है, जो इंटरनली आपके मेहनत करने से जनरेट हुई है। बट परचेज गुडविल को आप एक्सटर्नली खरीदते हो किसी दूसरी पार्टी से। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स। काफ़ी सारे फैक्टर्स के कारण अराइज होती है, और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं वो हम बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड डैश इज असाइन टू ईच ईयर। तो ये पता है हमें, हर साल को हम एक एक वेट असाइन कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेट। तो अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वेट इज असाइन टू ईच ईयर। नेक्स्ट, व्हेन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट एट अ स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज कॉल्ड। तो हमने देखा है क्या होता है,
जो स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस जो अर्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज टर्म्ड एज, ये तो हम सबको पता है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एक्चुअल, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। तो बस वही बात बोल दी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज टर्म्ड एज सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म्स बिजनेस इज टर्म्ड एज, तो ये हम सबको पता है, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है इन द फर्म उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है बच्चों, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जो दूसरे एंटरप्राइज में की हुई हैं अपना खुद का बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। एंड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड टू अर्न इनकम, तो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिसमें हम डिविडेंड से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने की है फॉर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। आया समझ में? तो देखो, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से दो चीजें और सीखी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इस पे वो एमसीक्यू बना के दे सकते हैं, और यही कारण है जो मैं बोलती हूँ आपको कि बच्चों यू नेवर नो इनमें से कौन सा पॉइंट एमसीक्यू बन के आ जाए, इसलिए ये भी आपको एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पता चल गया। मैंने अगर किसी एंटरप्राइज में इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस को ही ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, तो वो मेरी हो जाएगी ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और मैंने अगर इन्वेस्ट किया उस पे अदर इनकम कमाने के लिए, जैसे इंटरेस्ट कमाने के लिए या मे बी है ना डिविडेंड कमाने के लिए, वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पास्ट अग्रीड ईयर्स इज नोन एज, एवरेज प्रॉफिट ये तो हम सबको पता है, तो एवरेज ऑफ प्रॉफिट पास्ट अग्रीड ईयर्स का जो भी एवरेज निकालोगे उसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। असेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसे असेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, बड़ा इजी आंसर है ये तो। नेक्स्ट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स आर क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आर एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स दैट आर टेंजिबल। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हमको पता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट, गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड, तो गुडविल को हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरह से, किन किन तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों ही मेथड्स हम देख चुके हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, expenses expected to be incurred to earn profit are deducted to determine normal expected profit for valuation of goodwill। तो यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कि होंगे, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट अर्न किया है उसमें हम डिडक्ट करते हैं, उसका इफेक्ट देते हैं, ताकि हमारा क्या निकले, नॉर्मल प्रॉफिट निकले। और वो नॉर्मल प्रॉफिट हम क्यों निकालते हैं, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये सारी कहानी गुडविल के लिए ही चल रही है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके हो गए बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक बार इनको भी रिव्यू कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो अब लास्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ए ऑप्शन दिया है, इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 4 लाख, गुडविल विल बी, तो गुडविल क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने
गुडविल का फॉर्मूला देखा है बेसिकली, ये एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का बेसिस पे बता रहे हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या देखा है हमने, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, इसको ये भी बोल सकते हो, माइनस क्या होता है, नेट एसेट्स। ठीक है, तो यहां पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, 4 लाख, और नेट एसेट्स कितने हैं, 5 लाख। तो बच्चों गुडविल होगी ही नहीं, क्यों, नेगेटिव, कभी गुडविल नेगेटिव में नहीं हम लोग वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज नेट एसेट्स 5 लाख है, तो आपकी गुडविल क्या होगी, 1 लाख, नो गुडविल या निल। तो आपकी गुडविल बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, नो गुडविल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का ऑप्शन ये वाला आंसर इसका फर्स्ट का हो जाएगा बी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी में 2 पार्ट्स दिए हैं, तो बी में जो फर्स्ट पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, ठीक है, तो अगर बच्चों इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। प्रीवियस ईयर का है ये, हम इसको ले लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा करेंट ईयर का है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से, अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा इस साल का अगर अंडर वैल्यूड है, ठीक है, तो अगर मेरा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब मैंने यहाँ पे क्रेडिट कम किया होगा, तो उसके कारण मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको क्या करूँगी, इसको ऐड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एडेड टू द करेंट ईयर एंड डिडक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है, अगर यहीं पर आपका क्लोजिंग स्टॉक आपने ज़्यादा वैल्यू कर दिया, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तो उसको आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम करेंट ईयर एंड एडेड टू द प्रीवियस ईयर। क्लियर हो गया? तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी एंड सेकेंड का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट, सी, गुडविल विच इज अक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। तो ऐसी गुडविल जिसको हमने अक्वायर किया है पेमेंट देके, वो क्या होती है, कंसिडरेशन देके, वो होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। तो सी के फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं डी पे। तो डी का फर्स्ट पार्ट है, द मेथड इन विच गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होता है, सरप्लस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट, ये हम कहाँ पे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी के फर्स्ट पार्ट का ए। ठीक है, तो इनसे भी बच्चों एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। चलिए ई का पार्ट देख लेते हैं, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कस्टमर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको आप किस चीज़ से रिलेट करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हमारे कस्टमर बेस बढ़ता जाता है, ये हमने कहाँ देखा था, लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट अगर बढ़ रही है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो ई में फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा सी, लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस, एंड ई के सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा ए, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो हम लोग आज देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, किसके, गुडविल चैप्टर के। चलिए, तो आपने अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं तो आज आपको बहुत मज़ा आएगा, आज आपसे सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसे हमें चूज करना है। ए, गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट, तो ये तो बिल्कुल गलत है।
गुडविल काल्पनिक नहीं होती, गुडविल एग्जिस्ट करती है। गुडविल इज अ करेंट असेट, ये भी गलत है। गुडविल इज अ वेस्टिंग असेट, ये भी गलत है। डी, गुडविल इज एन इनटैंजिबल असेट। तो यस, आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? डी, गुडविल एक इनटैंजिबल असेट है, ऐसा असेट है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, excess amount that a firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of business is। इसका मतलब क्या है? अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है और उसको अपने असेट्स, सपोज उसके असेट्स का मार्केट वैल्यू था 10 लाख, ठीक है, नेट असेट्स उसके थे 10 लाख के, और उसको मिल रहा है 15 लाख, तो ये जो 5 लाख रुपए एक्सेस मिला, एक्स्ट्रा मिला, वो किस चीज़ का था? हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है, जो एक्सेस अमाउंट देते हैं, वो किस चीज़ का होता है? वो गुडविल के लिए होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व या गुडविल? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, गुडविल। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन गुडविल इज नॉट अ परचेज्ड गुडविल, अगर गुडविल परचेज्ड गुडविल नहीं है, मतलब वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, देन इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, it is shown in the balance sheet, may or may not be shown in the balance sheet, or is partly shown in the balance sheet। तो बच्चों बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल मेहनत से बनती है, और मेहनत का कभी भी कोई मोल नहीं होता, कोई मूल्य नहीं निकाल सकते, कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते ही नहीं हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। हाँ, अगर परचेज गुडविल होती तो डेफिनेटली उसको हम बैलेंस शीट पे असेट साइड पर दिखाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख। तो एक पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया गया है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज। तो बहुत इजी है, सुपर प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला याद होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 60,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। तो 60,000 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा? आपका आंसर 10,000। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 10,000। क्लियर हो गया? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 सुपर प्रॉफिट निकालना था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सिमिलर ओवर द ईयर्स, profits show a trend either rising or falling, profits are higher in one year and lower in another, या profits are similar in all the years। ठीक है, तो बच्चों अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे लिए तब लगाना यूजफुल ज़्यादा होता है, ठीक है। आप एक छोटा सा आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ, जब हमारा प्रॉफिट का कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है, या तो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट चल रहे हैं कि पिछले 10 सालों के हैं, तो सबसे प्रीवियस ईयर था, ठीक है, उससे स्टार्ट हुआ, होते होते बढ़ता गया, ठीक है, या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, तो कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, या तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं साल दर साल, या आपके प्रॉफिट कम हो रहे हैं, ठीक है, तब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि आप जो वेट्स देते जाते हो हर एक साल को, वो आपका काफ़ी इफेक्टिवली गुडविल को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्हेन प्रॉफिट शो अ ट्रेंड ईदर राइजिंग और फॉलिंग, ठीक है। और अगर कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं, इरेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो फिर हम सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एवरेज मेथड में हमने 2 सीखे थे, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो बस आपको ये याद रखना है कि वेटेड एवरेज तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब कोई प्रॉफिट्स जो है वो ट्रेंड दिखा रहे हैं, राइजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कोई ट्रेंड दिखा रहे हैं, मतलब राइज हो रहे हैं, या साल दर साल फॉल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। तो हमने फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था।
तो क्या क्या फैक्टर्स, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नहीं अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल अफेक्ट करता है कि कितना रिस्की है बिजनेस, ठीक है। एंड लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, तो भाई कस्टमर कहीं भी लोकेटेड हो उससे थोड़ी ना मतलब है, बिजनेस कितने आपके कितनी अच्छी जगह लोकेटेड है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, ठीक है। तो ये वाला गलत है, ये वाला फैक्टर हम नहीं लेंगे। टेक्निकल नो हाउ इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से आपका बी हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स जो गुडविल को अफेक्ट करेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years वॉज ₹60,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको लास्ट 5 years का 60,000। द नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10% पर एनम। तो ये आपको क्या दे दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5 लाख, कैपिटल इन्वेस्टेड दे दिया मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज्ड ऑफ लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट्स विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या बोल दिया, हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है गुडविल, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 60,000 माइनस ये कितना आ जाएगा 50,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारे आ जाएंगे 10,000, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो आप गुडविल निकाल सकते हो सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड NYP, ठीक है। तो कितना है सुपर प्रॉफिट 10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 3 years, तो आपका गुडविल कितना हो जाएगा 30,000। क्लियर हो गया। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी 30,000। क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि बच्चों क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, क्योंकि MCQ में वो आपको क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट पे इस तरह से न्यूमेरिकल बना के पूछ सकते हैं, और अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हुए हैं तो आपको बहुत परेशानी आ जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ आप फॉर्मूला देख के चले जाएंगे और MCQs देख के चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो लोग इस तरह से बच्चों आपके इन फॉर्मूलेज पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और इसलिए आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब देख के जाना पड़ेगा, भले ही आपका पेपर MCQ बेस्ड हो, ठीक है। बड़े बड़े फॉर्मेट्स ज़रूर नहीं आएंगे आपको, लेकिन एटलीस्ट उनके एक बार आप रिव्यू कर लोगे, उनके क्वेश्चंस को रिव्यू कर लोगे तो आपका एक प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन 8, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने 2 तरीके देखे थे, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड एक देखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो मल्टीप्लाई तो किसी भी केस में नहीं होगा, ये गलत है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, ये तो गलत है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, यस। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, बट ये भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो हमारा ये क्या होता है कैपिटलाइजेशन में 2 फॉर्मूलेज होते थे, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता था एंड एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता था। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय NRR, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट असेट्स भी होता था, याद आ रहा है। लेकिन सुपर प्रॉफिट होता था सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR, ठीक है। तो यहां पर ये भी आधा सही है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न ये तो होता ही है, लेकिन उसमें नेट असेट्स भी माइनस होता है, तो उन्होंने अधूरा फॉर्मूला दिया है,
ठीक है, इसीलिए हम सी को सही मानेंगे क्योंकि सी बिल्कुल परफेक्टली सही है कि सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है। क्लियर हो गया? तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नेट असेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स ऑफ 5000 आर 85,000। ठीक है, तो आपको नेट असेट्स दे दिए गए हैं बच्चों एक फर्म के जिसमें फिक्टिशियस असेट्स आपके 5000 मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। चलो इससे, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा 85,000 माइनस 5,000। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, नेट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000, तो लाइबिलिटीज भी माइनस करेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 50,000, तो 50,000 आपका क्या आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है तो 50,000 का 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा 5,000। अब वो बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 8,000 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 8,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया 5,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों 3,000। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आप क्या करते हो, गुडविल कैसे निकालते हो, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो ये कितना हो जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30,000, तो आपकी गुडविल आ जाएगी बच्चों 30,000। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा बी 30,000। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया, देख लो एक बार। ठीक है, तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उससे NRR मल्टीप्लाई करके देन सुपर प्रॉफिट निकालना है, और सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद हम लोग गुडविल वाला कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, NRR दे दिया 15%, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। तो यहाँ पर अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला ये वाला ले लेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR माइनस नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न 15। ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 8 लाख। चलिए, तो सॉल्व कीजिए इक्वेशन, 1,20,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8 लाख, तो 8 लाख माइनस 8 लाख कितना हो जाएगा आपका नील, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नील। आया समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 4 लाख and the normal rate of return per annum is 15%. Average profit of the firm is 80,000 per annum. If management cost is estimated at 10,000 per annum, then on the basis of 2 years, purchase of super profit value of goodwill will be. तो हमें super profit method से निकालना है इसमें बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं super profit क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट
ठीक है, ये सब मैं आपको इतना लिखना आपको है नहीं, क्योंकि आपको एमसीक्यू बेस्ड अगर आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी होगी। ठीक है, तो आप फटाफट रफ में कैलकुलेट कर लेना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 80,000 दिया हुआ है, उसमें से मैनेजमेंट कॉस्ट एस्टिमेटेड 10,000 है, तो वो माइनस करेंगे ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख का है, उस पर NRR 15%। ठीक है, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 70,000 माइनस 4 लाख का 15% कितना हो गया, 60,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चों आपका कितना, 10,000। अब अगर गुडविल निकालनी है तो गुडविल का क्या बोला है उन्होंने, सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स, हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, तो बस सीधे सीधे 10,000 इंटू 2 कर देना, तो आपका गुडविल कितना आ जाएगा, 20,000। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 20,000। ठीक है, तो इसीलिए आप न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते हो, आपका एमसीक्यू भी वो न्यूमेरिकल बेस्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,10,000, तो फर्म 1,10,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। असेट्स ऑफ द फर्म आर 11 लाख एंड लाइबिलिटीज 1 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी, तो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, माइनस हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,10,000, तो 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना दिया है, NRR 10, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कितना हो जाएगा, 11 लाख के असेट्स दिए हुए हैं टोटल, माइनस 1 लाख की लाइबिलिटीज़ दी हैं, तो हमारे नेट असेट्स हो जाएंगे 11 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गुडविल कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 11 लाख माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख, तो आपका गुडविल हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख। आया समझ में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, 1 लाख। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी सारे तो गलत फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो बी इज द राइट ऑप्शन, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू सुपर प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का। चलिए 14th, नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ अ फर्म आर, तो ये हमें पिछले 3 सालों का 18,000, 20,000, 22,000 प्रॉफिट्स दे दिए गए हैं। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म का कितना दिया हुआ है, 60,000। NRR दे दिया है 10%। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स विल बी, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे और वेट्स वगैरह तो दिए नहीं, तो वेटेड एवरेज लगाएंगे नहीं, सीधे सीधे सिंपल एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इससे निकल जाएगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 60,000, उसका 10% NRR मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए तो निकाल लेते हैं, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों, 14,000। तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी,
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, तो 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना दिया हुआ है 3, तो 14,000 इंटू 3 कितना हो जाता है 42,000 आपकी क्या आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी 42,000। ठीक है, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 14 भी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 पे। मेसर्स सुपरटेक इंडिया हैज असेट्स ऑफ 5 लाख whereas liabilities are partners capital 3,50,000, general reserve 60,000 and sundry creditors 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप असेट अप्रोच से भी निकाल सकते हो और लाइबिलिटी अप्रोच से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 90,000 एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैसे रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन हम इलस्ट्रेशंस में देख चुके हैं। गुडविल क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू NYP नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। गुडविल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 90,000। ठीक है, यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना दिया है 2, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45,000। ठीक है, तो आपको सुपर प्रॉफिट दे दिया गया 45,000। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन होती है सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, सुपर प्रॉफिट हमें पता है, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर लो 45,000। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कैसे आएगा, या तो आप कर लो 5 लाख असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स 90,000। ठीक है, इंटू NRR 10/100। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो 3.5 लाख प्लस आपका जनरल रिजर्व, देखो कितना आ रहा है, ये भी 4,10,000 आ रहा है अगर इन दोनों को टोटल कर रहे हो, और अगर ये माइनस ये कर रहे हो 5 लाख माइनस 90,000 तो भी आपका 4,10,000 आएगा, इंटू 10% ही हो जाएगा 41,000। ठीक है, तो आप एवरेज प्रॉफिट को इस तरह से लिख सकते हो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 45,000 और ये यहाँ वहाँ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा कितना हमारा 41,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 86,000। तो 86,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी रिव्यू कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 पे। अ फर्म अर्नड 60,000 एज प्रॉफिट्स, तो फर्म ने 60,000 एज प्रॉफिट अर्न किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, असेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, बढ़िया, एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR माइनस नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। ठीक है, माइनस हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, कितना दिया हुआ है, टोटल असेट्स ऑफ द फर्म 7,20,000 माइनस लाइबिलिटीज कितना है 2,40,000। तो ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 60,000 डिवाइडेड बाय 10% ये हो जाएगा आपका 6 लाख माइनस 7,20,000 माइनस 2,40,000 कितना हो जाएगा आपका 4,80,000। तो 6 लाख माइनस 4,80,000 आपका गुडविल आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी C 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया C। चलिए तो इसको भी एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Jagat and Kamal are partners in a firm. Their capitals are Jagat 3 lakh and Kamal 2 lakh.
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000. The normal rate of return is 20%. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization method. तो यहाँ पर भी सेम बच्चों, goodwill is equal to average profit into 100 by NRR माइनस आपका क्या हो जाएगा नेट असेट्स. ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें 1,50,000. तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20 NRR है इंटू 100 माइनस नेट असेट्स. कैसे निकालोगे, हम लाइबिलिटी साइड पे बस कैपिटल दिए हुए हैं तो दोनों कैपिटल को ऐड कर लोगे और कोई लाइबिलिटी है नहीं. तो 3 लाख प्लस 2 लाख. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 या डिवाइडेड बाय 20%, ये आपका हो जाएगा 7,50,000. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख. तो 7,50,000 में से 5 लाख माइनस करोगे तो आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा क्या 2.5 लाख. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा डी 2,50,000. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया कंप्लीट. तो देख रहे हैं आप किस तरह से न्यूमेरिकल्स आपके एमसीक्यूज में आ रहे हैं. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 18, टैंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म आर 14 लाख. तो टैंजिबल असेट्स मतलब हमारे जितने भी फिक्टिशियस असेट या इनटैंजिबल असेट्स को छोड़ के, मतलब जिन असेट्स को हम देख सकते हैं छू सकते हैं. तो टैंजिबल असेट्स दे दिए 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हमें दे दिए 4 लाख. प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी. अरे तो बड़ा आसान है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज. तो यहां पे टोटल असेट्स कितने दिए हैं 14 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी दी है 4 लाख. तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा 10 लाख का. ठीक है, बड़ा सिंपल था ये. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए 10 लाख. ठीक है, क्लियर हो गया इतना. चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 पे. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 6 लाख. तो एवरेज प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है 6 लाख. टोटल टैंजिबल असेट्स इन द फर्म आर 28 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 8 लाख. In the same type of business, the normal rate of return is 20% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट. और सुपर प्रॉफिट क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें दिया ही हुआ है ऑलरेडी कितना 6 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. बच्चों क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड 28 लाख टोटल असेट्स दिए हुए हैं माइनस 8 लाख आउटसाइड लाइबिलिटीज. तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा कितना 20 लाख. ठीक है, और उस पे लगाना है कितना NRR 20%. तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा 6 लाख माइनस ये आपका हो जाएगा 20 लाख पे 20%. तो ये आपका आ जाएगा 4 लाख. ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा ये 2 लाख. सुपर प्रॉफिट आ गया 2 लाख. तो अब गुडविल निकाल लो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो क्या हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय NRR. तो डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा आपका 10 लाख. तो बस आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 10 लाख. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा ए 10 लाख. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया. कोई डाउट तो नहीं है. चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 पे. राम एंड प्रेम आर पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस. बैलेंसेस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स एज ऑन 31st March 2021 वर. तो राम और प्रेम जो है ये 2 पार्टनर्स थे और उनके कैपिटल और करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं.
ठीक है, ये मतलब बेसिकली दोनों ही हमारी लाइबिलिटी साइड पर आएंगे। द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000, एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल आपकी हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100 माइनस आपका हो जाएगा क्या, नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 90,000, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। ठीक है, माइनस अब नेट असेट्स का या तो असेट अप्रोच वाला रखो या लाइबिलिटी अप्रोच, बट यहाँ पे हमें डिटेल्स किसकी दी है, लाइबिलिटीज की, तो हम लाइबिलिटी अप्रोच से करेंगे टोटल। चलिए, तो 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000, लेकिन 10,000 डेबिट है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो माइनस 10,000 कर देंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है अगर पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 10%, ये आपका हो जाएगा 9 लाख, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000, तो ये आपका हो जाएगा 4,80,000। तो 4,80,000 अगर आप 9 लाख में से माइनस करोगे तो आपका गुडविल कितना आ जाएगा, 4,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए 4,20,000। ठीक है, इसको भी नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए बच्चों, तो आज हम लोगों ने गुडविल के जो MCQ वाले क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी MCQ में कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसे अलग से डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अब बचे हुए हैं बस हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो करेंगे हम आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, तब तक के लिए गुड बाय।